अंडरग्राउंड विशाल सोने का ट्रैक्टर। मनोहर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जैसे तैसे उसका घर चल रहा था। पहले ही उसके सर पर कर्जे का पहाड़ था। ऐसे में उसकी बेटी सुजाता की शादी भी थी। मनोहर और उसकी बीवी रमा इसी बात पर बातें कर रहे थे। सुनिए जी, लड़का बहुत ही अच्छा है। आप ना उनकी सारी शर्त मान लीजिए। हम हमारा ट्रैक्टर बेच देते हैं। उससे भी ना हुआ तो हम फिर से धनिक से और कर्जा ले लेते हैं। पर रमा, वो ट्रैक्टर भी तो कर्जे से खरीदा हुआ है। उसका अब तक का कर्जा नहीं उतार सके। अब फिर से नया कर्जा लूंगा तो बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन बेटी की जिंदगी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मनोहर ट्रैक्टर को बेचकर लड़के वालों को दहेज देने वाला था, लेकिन उसी रात उसका ट्रैक्टर चोरी हो जाता है। सुबह को ट्रैक्टर को ना देखकर वो सारे परेशान हो जाते हैं। रमा तो फूट फूट कर रोने लगती है। क्या सोचा था जी, और ये क्या हो गया? ट्रैक्टर पता नहीं किसने चुरा ले गया। अब तो हमें धनिक से और ज्यादा कर्जा लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारी बेटी सुजाता की शादी टूट जाएंगी। कि तभी वहाँ थोड़ी ही देर में धनिक आ जाता है। उसने सब कुछ देख लिया था और सुन भी लिया था। तब वो कहता है, अरे मनोहर, ये क्या नया ड्रामा चालू किया? मुझे तो लगता है नया कर्जा पाने के लिए तुमने अपना ही ट्रैक्टर छुपा लिया होगा और अब चोरी हो गया करके खुद चिल्ला रहा है। तुझे शर्म नहीं आती क्या ऐसे काम करते हुए? नहीं नहीं मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बेटी की शादी करनी है और दहेज नहीं दिया तो लड़के वाले शादी से मना कर देंगे। अरे तो अपने आप को बेच दे, लेकिन कुछ भी करके मुझे मेरा कर्जा सही समय पर वापस चाहिए, समझे? नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से ही बाहर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धनिक वहाँ से चला जाता है। मनोहर सोच में डूब जाता है। तब मनोहर लड़के वालों के घर जाकर अपनी समस्या बताता है और शादी के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगता है। तब लड़के के पिताजी कहते हैं, मैं आपको 7 दिन की मोहलत दे सकता हूँ। अगर इन 7 दिनों में तुमने कुछ किया तो ठीक है, नहीं तो हम कोई दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे शादी के लिए। मेरे लड़के से शादी करने के लिए लड़कियां लाइन बनाकर खड़ी है। ये बात सुनकर तो मनोहर के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो सोचता है, मेरे हाथ से तो सब चला गया। ना ही मुझे कर्जा मिलेगा और ना ही मेरी बेटी की शादी होगी। मैं एक हारा हुआ बाप हूँ। अब ये मुंह लेकर मैं घर कैसे जाऊंगा? इससे अच्छा तो मर ही जाना बेहतर है। ये सोचकर मनोहर गांव के बाहर ही कुएं पर खुदकुशी करने जाता है। जैसे ही वो छलांग मारने वाला होता है, तभी कुएं के अंदर से देवता प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, मनोहर, ऐसे हार मानकर खुदकुशी करना अच्छी बात नहीं होती। संकट तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें उससे हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उस संकट का सामना करना चाहिए। मनोहर देवता को देख के उन्हें प्रणाम करता है और उसे सारा अपना दुखड़ा सुनाता है। देवता को मनोहर पर बहुत दया आती है और वो कहते हैं, तुम्हारी सारी इच्छाएं जरूर पूरी होगी। ये लो कुछ सोने के सिक्के, इससे तुम्हारी बेटी की शादी भी हो जाएगी और तुम्हारा सारा कर्जा भी उतर जाएगा। लेकिन सुनो मनोहर, जंगल के अंडरग्राउंड में तुम्हारा ट्रैक्टर तुम्हें नए रूप में मिल जाएगा। तुम जल्दी जाकर वहां से ले लो। ये सुनकर मनोहर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी घर चला जाता है। वो सोना बेचकर आए हुए पैसों से 7 दिनों के अंदर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कराता है और धनिक का सारा कर्जा भी उतार देता है। देवता के कहे मुताबिक मनोहर जंगल के अंडरग्राउंड में जाता है। तब वहाँ उसे अपना विशाल सोने का ट्रैक्टर भी मिल जाता है। वो कहता है, हे देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी हर मुश्किल को आसान कर दिया। मनोहर उस विशाल सोने के ट्रैक्टर से खेती के काम करता है, जिसे देखकर सारे गांव वाले भी बहुत चकित हो जाते हैं। सारे उसके विशाल सोने के ट्रैक्टर की ही तारीफ करते रहते हैं। इस तरह से मनोहर अपना काम करके आराम से जिंदगी बिताने लगता है। अंडरग्राउंड ट्रेन रिस्टोरेशन। रामपुर नाम के गांव में आने जाने के लिए बस एक ही रास्ता था। गांव के नदी पर एक लकड़ी का पुल था, जिससे गांव के लोग आना जाना करते थे। उसी गांव में एक मोहन नाम का बिल्डर रहता था, जो बहुत ही लालची इंसान था। वो अपने फायदे के लिए किसी के बारे में नहीं सोचता था। एक बार मोहन सोचता है, अरे इस गांव में रोड नहीं है और किसी को इसकी पड़ी भी नहीं है, क्यों ना हो वो लकड़ी का पुल जो है। लेकिन अगर वो लकड़ी का पुल ही नहीं रहा, तब तो गांव के लोग
रोड के लिए सरकार के पास जाएंगे ही और मुझे ही रोड बनाने का काम भी मिल जाएगा। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इस लकड़ी के पुल का। मोहन ऐसा सोचकर उसी रात लकड़ी के पुल को तोड़ देता है। सवेरे जब गांव के लोग ये सब देखते हैं तो वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। गांव में सभा बुलाकर इस समस्या पर बातें की जाती है। तब गांव का सरपंच कहता है, नदी पर पक्का पुल अभी नहीं बन सकता, लेकिन हम कलेक्टर के पास जाकर रोड की मंजूरी के लिए बात कर सकते हैं। हम नाव से शहर जाकर इस बारे में कलेक्टर से बात करेंगे। तभी गांव का एक आदमी कहता है, हाँ सरपंच जी, गांव में रोड बन गया तो गांव की तरक्की भी हो सकती है। ये अच्छा ही हुआ कि लकड़ी का पुल टूट गया, इस कारण कम से कम गांव में रोड तो बन जाएंगे। ऐसा सोचकर गांव के कुछ लोग और सरपंच कलेक्टर के पास जाते हैं और उन्हें अपनी सारी समस्या बताते हैं। तब कलेक्टर कहता है, आपकी समस्या तो सच में बहुत बड़ी है। आने जाने का कोई साधन ना हो तो सारे काम ठप हो जाते हैं। मैं आपकी बात पर जरूर गौर करूंगा और इस रोड की मंजूरी के लिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मंजूरी दिलाऊंगा, लेकिन इस काम में 7 से 8 महीने लग ही जाएंगे। ये क्या कलेक्टर साहब, 7 से 8 महीने? लेकिन तब तक हमें बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हम हमारे काम कैसे करेंगे? मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। कलेक्टर की बातों से गांव वाले उदास होकर वापस गांव आते हैं। गांव के बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता है। बस जरूरी कामों के लिए ही नाव से लोग आना जाना कर रहे थे। उधर कलेक्टर गांव के बारे में सोचता रहता है। रामपुर गांव बाकी गांवों से बहुत ही पिछड़ा हुआ है और अब ये नई समस्या आ गई है। एक कलेक्टर होने के नाते मुझे कुछ तो करना होगा इस गांव के लिए। कलेक्टर ऐसा सोचकर गांव में आता है। वो गांव के लोगों की परेशानी देखकर दुखी हो जाता है। गांव में सरपंच के साथ वो इधर उधर घूम के देखता है। तब उसे गांव में एक रेलवे ट्रैक दिखाई देती है। तब वो सरपंच से कहता है, अरे सरपंच जी, आपके गांव में तो ये पहले से ही रेलवे ट्रैक है और आपने ये बात मुझे बताई नहीं। इससे तो आपकी समस्या जल्दी दूर हो सकती है। अरे कलेक्टर जी, ये तो बस नाम की रेलवे ट्रैक है। कुछ ही दूरी पर ये ट्रैक है, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। सरपंच की बातों से कलेक्टर उस ट्रैक से चलना शुरू करते हैं। कलेक्टर उस ट्रैक के अंत तक जा पहुंचते हैं। तब कलेक्टर को समझ आता है कि ट्रैक तो अंडरग्राउंड चली गई है। तब कलेक्टर फौरन वहां खुदाई का काम शुरू करवाते हैं। खुदाई करते करते उन्हें वहां एक सुरंग मिलती है, जहां पर बहुत सालों से पड़ी हुई एक ट्रेन भी रहती है, जो कि सालों से सुरंग में होने की वजह से खराब हो चुकी थी। ट्रेन को देखकर कलेक्टर बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है, अरे वाह, लगता है अंग्रेजों के राज्य में यहाँ से ट्रेन आती जाती होगी। उनके जाने के बाद किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और यह सुरंग बंद हो गई। मैं एक काम करवाता हूँ, इस ट्रेन का रिस्टोरेशन करवाता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी गांव वालों की परेशानी दूर हो सके और वो कहीं भी आना जाना शुरू कर सके। कलेक्टर ऐसा सोचकर अपने खुद के पैसों से अपने आदमियों से कहकर उस ट्रेन का रिस्टोरेशन करवाता है और जब सुरंग की दूसरी ओर देखा जाता है तो रेलवे ट्रैक सीधा शहर से जुड़ा हुआ रहता है। ये देखकर कलेक्टर और गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। उधर मोहन को जब ये बात पता चलती है तब वो सोचता है, अरे ये कलेक्टर, ये तो खुद को हीरो समझ रहा है। मेरे सारे प्लान पर पानी फेर रहा है ये। पर जैसे लकड़ी के पुल को तोड़ दिया ना, वैसे ही इस रेलवे ट्रैक को भी उखाड़ फेंकूंगा मैं। गांव के लोगों की समस्या दूर हो चुकी थी, पर मोहन को लोगों की खुशी खटक रही थी। दूसरे दिन ट्रेन गांव से चलने वाली थी कि उसी रात को मोहन उस रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रैक को उड़ाने की कोशिश करता है। पर यह बात गांव वालों की नजर में आ जाती है और वो मोहन को पकड़कर खूब पीटते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। सवेरे गांव से ट्रेन चलने लगती है। तब सरपंच कलेक्टर से कहते हैं, कलेक्टर जी, आज आपकी वजह से हमारी सारी समस्या दूर हो गई। आप तो हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। सरपंच ऐसा कहकर दूसरे ही दिन कलेक्टर का सम्मान गांव में करते हैं। इस तरह से अंडरग्राउंड ट्रेन रिस्टोरेशन करके गांव के आने जाने की समस्या दूर हो जाती है और नदी पर पक्का पुल भी बांधा जाता है। इस तरह से अब गांव में आने जाने के रास्ते खुल गए और गांव की तरक्की जल्द से जल्द होने लगी। इसलिए हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए और हमारे पद का इस्तेमाल हमेशा लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए।